हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि बूलियन किसी भी बूलियन फंक्शन को हम बूलियन अलजेब्रा से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि किसी भी बूलियन फंक्शन को हम के मैप की हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। के मैप मतलब कार्नॉफ मैप। कार्नॉफ मैप एक इजी वे है बूलियन अलजेब्रा की कंपैरिजन में। वहाँ पे हम वेरिएबल्स को कॉमन लेते थे या फिर किसी थ्योरम का यूज़ करते थे और फंक्शन को मिनिमाइज़ करते थे। पर यहाँ पे हम देखेंगे कि एक बार हम कार्नॉफ मैप जब सीख जाते हैं तो इट इज़ क्वाइट इजी मेथड कि हम किसी भी बूलियन फंक्शन को सॉल्व कर सकें। देखते हैं कि ये कैसे होगा। किसी भी कार्नॉफ मैप को हम सॉल्व करने के लिए उसकी हम पहले कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि वो होता क्या है, कैसे बनता है और हर नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के लिए वो अलग अलग फॉर्म में कैसे होता है। बेसिकली हम कार्नॉफ मैप जो यूज़ करते हैं 2 से लेके 5 वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं। अब वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल मतलब जैसे ये फंक्शन है f ऑफ a, b, c, तो हमको दिख रहा है कि इसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल कितने हैं? 3, a, b और c। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हमारा n है और n की वैल्यू कितनी है? 3। तो के मैप बनाने के लिए हमको पता होना चाहिए कि उस के मैप में कितने बॉक्स हैं या कितने नंबर ऑफ़ सेल्स हैं। जैसे ये एक हमारा के मैप है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 बॉक्स हैं, मतलब 4 नंबर ऑफ़ सेल्स है। अब ये नंबर ऑफ़ सेल्स कैसे आए? तो वो कुछ ऐसे आए कि n नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं 2 की पावर n। मतलब अगर n की वैल्यू 3 है तो नंबर ऑफ़ सेल्स किसी भी कार्नॉफ मैप में कितने होंगे? 8। 2 की पावर 3 मतलब 8। ठीक है। अब हम देखते हैं अलग अलग नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के लिए के मैप का शेप कैसा होता है। हम लोग डील करेंगे 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल में, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम्स में यही पूछा जाता है। हम आगे भी जा सकते हैं पर वो हमारे लिए भी वर्थ नहीं है। तो पहला केस हम देखते हैं 2 वेरिएबल के मैप। 2 वेरिएबल के मैप के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ सेल्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ़ सेल्स मतलब 2 की पावर है, 2 की पावर 2 मतलब 4। तो 4 सेल्स के लिए आपका के मैप कुछ ऐसा बनेगा, एक स्क्वायर फॉर्म में। अब इसके बाद इसकी हमको लेवलिंग करनी होगी। लेवलिंग हम करते हैं वेरिएबल की हेल्प से। वेरिएबल 2 है, मान लिया कि यहाँ पे y और z है, तो y हम इस साइड लिखेंगे और z इस साइड लिखेंगे। अब हमें पता है कि y की वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी और z की भी या तो 0 होगी या 1 होगी। इसलिए हमने एक सेल के लिए, एक पूरी रो के लिए y की वैल्यू 0 फिक्स की और सेकंड पूरी रो के लिए y की वैल्यू 1 फिक्स की। वैसे ही एक पूरे कॉलम के लिए z की वैल्यू 1 फिक्स की और सेकंड कॉलम के लिए z की वैल्यू 0 फिक्स की। इसलिए हमने यहाँ ऊपर लिख दिया 0 1, यहाँ लिख दिया 0 1। अब हमें पता है कि 0 को हम कंसिडर कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट से और 1 को कंसिडर कर रहे हैं नॉर्मल वेरिएबल से। इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 y के लिए यूज़ है और y बार 0 के लिए, z बार 0 के लिए और z 1 के लिए। ये हमें याद होना चाहिए। अब इन सेल्स की एक्चुअल वैल्यूज़ क्या है? मान लीजिए हम इस सेल की बात करें तो इसकी वैल्यू आपको दिख रहा होगा, मैंने 0 1 लिखी है। कैसे लिखी है? क्योंकि इस पूरी रो के लिए y की वैल्यू कितनी है? 0, तो इसलिए पहले लिखा 0। और इस पूरे कॉलम के लिए z की वैल्यू कितनी है? 1, तो इसलिए फिर मैंने लिखा बाद में 1। इसलिए इस सेल की वैल्यू हो गई 0 1। वैसे ही इसकी 1 1, वैसे ही इसकी 1 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है? 1 और z की वैल्यू कितनी है? 0।
आया समझ में? ऐसे ही आपको सभी सेल्स की नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग करने के बाद हमें इनकी डेसिमल वैल्यू पता है, जैसे 01 मतलब 1, इसलिए हमने यहाँ पे M1 लिखा है। M1 हमारी मीन टर्म है, और यहाँ पे हमने M3 लिखा है क्योंकि M3 हमारी मीन टर्म है। अब एक चीज़ और हमें देखना थी कि हम यहाँ पर जो इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं वो SOP फॉर्म में है। SOP मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जैसे आप देख सकते हैं ये एक इक्वेशन है, इसमें दो प्रोडक्ट टर्म्स सम के फॉर्म में लिखी हुई है, तो हम यहाँ पर SOP का यूज़ कर रहे हैं। मैक्सिमली आपको इक्वेशंस SOP में ही दिखती है। POS फॉर्म की भी हम बाद में बात करेंगे। तो अब इस इक्वेशन को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर है y बार z और yz। ये एक SOP इक्वेशन है। तो इस तरह से आपको अपना 2 वेरिएबल के मैप बनाना है। अब किसी भी के मैप को बनाने के बाद उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें पेयरिंग करने की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास डिफरेंट पेयर्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि ये एक साइड में आपको के मैप दिख रहा है, 4 सेल्स है इसमें, 1 2 3 4। इसमें आप कैसे पेयर करेंगे? या तो ऐसा पेयर बना सकते हैं, या ये पेयर बना सकते हैं, या फिर ये पेयर बन सकता है। अलग अलग पेयर्स आपको बनाने होंगे। और किसी भी के मैप के लिए नंबर ऑफ पेयर्स हम कैसे डिसाइड करते हैं? नंबर ऑफ पेयर्स हम 2 की पावर n में डिसाइड करते हैं। 2 की पावर n या फिर x कह लीजिए। मतलब या तो एक पेयर में 2 सेल होंगे, या 4 होंगे, या 8 होंगे, या फिर 16 होंगे। ऐसा नहीं कि किसी पेयर में 3 सेल हैं, या 5 सेल है, या फिर 7 सेल्स हैं। तो किसी भी 2 वेरिएबल मैप में ये पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं, M0 M1, M0 M2, M1 M3, M2 M0। लेकिन हम इस टाइप से एक क्रॉस पेयर नहीं बना सकते हैं, ठीक है? और पेयरिंग आपको आगे समझ में आ जाएगी जब हम एग्जांपल्स देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा 3 वेरिएबल के मैप। 3 वेरिएबल के मैप क्या होता है? 3 वेरिएबल के मैप में हम देख रहे हैं n की वैल्यू 3 है। n की वैल्यू जब 3 होगी तो नंबर ऑफ सेल्स 2 की पावर n से हमें 8 मिल जाएंगे, और कुछ इस टाइप से रेक्टेंगुलर शेप होगा हमारे 3 वेरिएबल के मैप का। हमने इस साइड 2 सेल्स है इसलिए एक वेरिएबल x रखा, इस साइड 4 सेल्स है इसलिए 2 वेरिएबल yz रखे। इसके बाद इसकी लेवलिंग हम करेंगे। जैसे मान लीजिए ये तो मैंने पूरी कंप्लीट की हुई है, पर अगर इस सेल के लिए आपको लेवल देखना है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो आप देखेंगे इसके लिए पहले x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगी? देखिए इस रो में सभी सेल्स के लिए x की वैल्यू कितनी है? 0। तो इसके लिए x की वैल्यू हो गई 0। किसी भी सेल के लिए हमको उसके तीनों वेरिएबल की वैल्यू पता होना चाहिए, x, y और z। अब हमें नेक्स्ट वैल्यू देखनी है y की, तो ये सेल था, इस सेल के लिए y की कितनी वैल्यू है आप देखें, ऊपर कॉलम में देख सकते हैं 1। तो x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू कितनी हो गई 1, और z की वैल्यू कितनी है 0, तो z की वैल्यू हो गई 0। मतलब इस सेल की वैल्यू कितनी हो गई 0 1 0। और हमें पता है 0 1 0 को हम क्या बोलते हैं? इसकी डेसिमल वैल्यू किसके बराबर है? 2। इसलिए इस सेल की वैल्यू क्या हो गई? इस सेल की वैल्यू हो गई 2, या फिर M2, या फिर 0 1 0। वैसे ही हम सभी सेल्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है?
तो अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो आप नंबरिंग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए 0 0 0 1 1 1 और 1 0। हमने कंटिन्यूस नंबरिंग नहीं की है क्योंकि 0 1 के बाद आना चाहिए था 1 0, लेकिन हमने क्या लिखा है 1 1। इसका कारण ये होता है कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में मिनिमम एरर आए, इसलिए हमें इस कोड को इस टाइप से लिखते हैं। तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 0 1 के बाद क्या आएगा 1 1। ठीक है। अब 3 वेरिएबल के मैप में पॉसिबल पेयर्स कितने हो सकते हैं? काफ़ी सारे हो सकते हैं। सबसे बड़ा पॉसिबल पेयर इसमें 8 सेल्स का हो सकता है, जब ये 8 सेल्स एक साथ पेयर की जाए। उसके बाद 4 सेल्स, मैंने आपको बताया था कि हमें पेयर्स सिर्फ 2 की पावर में बनाना है, तो 8 के बाद क्या आएगा 4। तो 4 सेल्स के काफ़ी सारे पेयर होंगे, जैसे एक ये पेयर होगा, इसमें कौन कौन सी टर्म है M0 M1 M3 M2। तो इस टाइप से ये सभी 4 सेल्स पेयर होंगे और ये सभी 2 सेल्स पेयर होंगे। ठीक है। अभी आपको पेयरिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएगी जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप में n बराबर 4, नंबर ऑफ सेल्स बराबर 16, 2 की पावर n से निकाल सकते हैं। अब देखिए, कभी आप देख रहे हैं के मैप का शेप स्क्वायर रहता है, कभी रेक्टेंगल हो जाता है। ये कैसे? तो वो ऐसे कि अगर नंबर ऑफ सेल्स आपके पास स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है तो आपका शेप स्क्वायर होगा, अदरवाइज आपका शेप रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ पे 16 परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए हमारा शेप कैसा है? स्क्वायर। स्क्वायर शेप है, 16 सेल्स है हमारे पास। 16 सेल्स होने के बाद हम इसकी डिज़ाइन कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, हमने 16 सेल का के मैप बना लिया। उसके बाद 4 वेरिएबल है, इधर भी 4 सेल है और इधर भी 4 सेल है, तो 2 वेरिएबल इधर दे दिए और 2 इधर दे दिए, WX और YZ। नंबरिंग कर दी 0 0 0 1, ध्यान रखिए 1 1 1 0 0 0 0 1, ध्यान रखिए 1 1 और फिर 1 0। अब इसमें भी किसी भी सेल की वैल्यू निकालने के लिए हमको उसकी रो और कॉलम की वैल्यू देखना है। तो मान लीजिए ये वाला सेल है, इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसकी रो में हम देखेंगे। इसकी रो में अगर देखते हैं तो इस रो में यहाँ जाएंगे आगे, यहाँ पे WX की वैल्यू क्या है 1 0 और YZ की वैल्यू के लिए ऊपर जाएंगे, YZ की वैल्यू क्या है 1 1। इसलिए इस सेल की वैल्यू कितनी हो गई? डेसिमल में देखें तो 10, इसलिए हमने इसको नाम दिया है M10। और बाइनरी में देखें तो 1 0 1 0। इसी टाइप से इसके लिए 0 0 और 0 0। तो आप ऐसा देख सकते हैं कि हर सेल की क्या वैल्यू है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, ये 16 सेल्स के मैप है, इसलिए मैक्सिमम यहाँ पर जो पेयर बनेगा सबसे बड़ा वो 16 सेल का बन सकता है, जिसमें सभी के सभी सेल्स आ जाएंगे। उसके बाद 8 सेल्स का बन सकता है। तो 8 सेल के पेयर कौन कौन से बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किए हुए हैं। इस डिस्क्रिप्शन में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि हम मान लेट कि जो हमारी रोज़ हैं उसमें आने वाली, जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो, इसमें आने वाली सभी मिनटअप को एक साथ हमने बोल दिया R1, इसमें R2, इसमें R3 और इसमें R4। और मान लीजिए कॉलम के लिए, इस कॉलम के लिए हमने यूज़ कर लिया C4, इसके लिए C3, इसके लिए C2 और इसके लिए C1। तो हमारे पास जो पेयर्स अवेलेबल होंगे वो कौन कौन से होंगे?
वो होंगे ये सभी पेयर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, R1 और R2। R1 से क्या मतलब है हमारा, फर्स्ट रो की सारी मीन टर्म। फर्स्ट रो की सारी मीन टर्म कौन सी है, M0, M1, M2 और M3। और सेकेंड रो की M4, M5, M6 और N7, मतलब इस ब्रैकेट में 8 टर्म है। वैसे ही इन सभी ब्रैकेट में 8 टर्म्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें कहाँ बहुत सारे 2 सेल्स पेयर भी हैं और 4 सेल्स पेयर भी है। आगे चलते हैं। अब बेसिकली हमने देख लिया कि 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल के मैप कैसे होते हैं। अब हमें ये देखना है कि किसी भी इक्वेशन को हम उस के मैप से कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि अभी हम एसओपी फॉर्म को लेके चल रहे हैं। एसओपी मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। जैसे हमारी ये जो इक्वेशन है सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में, ये प्रोडक्ट टर्म्स है और इन तीनों का सम यहाँ पे है। पर सेकेंड फॉर्म होता है पीओएस फॉर्म। पीओएस फॉर्म कुछ इस टाइप से होता है। ये देखिए 3 टर्म्स सम वाली, उन तीनों का प्रोडक्ट के फॉर्म में हमारे पास एक इक्वेशन अवेलेबल है। तो अभी हम कंसिडर करके चल रहे हैं एसओपी फॉर्म के लिए। पर जब हम एसओपी फॉर्म का यूज़ करेंगे तो हमें के मैप के सेल्स में हमारी वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 1। और जब पीओएस के फॉर्म में हम के मैप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, 0। ये हमें याद रखना है, ठीक। अब कैसे के मैप को फिल करके उससे मिनिमम एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें के मैप सॉल्व करने के लिए देखना है जो उसके रूल्स हैं। फर्स्ट, नंबर ऑफ वेरिएबल्स को देखकर के मैप सिलेक्ट करें। मतलब हमें देखना है कि सबसे पहले के मैप में नंबर ऑफ वेरिएबल्स यानी n की वैल्यू क्या है। जैसे हमारी इस इक्वेशन में हमको दिख रहा है सिर्फ 3 वेरिएबल है, a, b और c, तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 3। सेकेंड पॉइंट, इक्वेशन की मीन टर्म्स देखकर अप्रोप्रिएट सेल्स में 1 फिल करें। एसओपी इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या फिल करेंगे, 1। तो हम इक्वेशन में देखें, इक्वेशन जैसे ये इक्वेशन है हमारी। इस इक्वेशन में 3 मीन टर्म दिख रही है, 1, 2 और 3। इसकी वैल्यू है 1, 1, 1 मतलब 7। इसकी वैल्यू है 0, a बार मतलब 0, b मतलब 1 और c मतलब 1 मतलब 3। और इसकी वैल्यू है a बार 0, b बार 0 और c मतलब 1 मतलब इसकी वैल्यू हो गई 1। तो हमारे पास 3 मीन टर्म है, एक 1 है, एक 3 है और एक 7 है। तो हमें ये देखना है कि इक्वेशन में कौन कौन सी मीन टर्म अवेलेबल है, वो देख लिया। और उन प्लेस पे हमको 1 फिल करना है। इसके बाद हमें क्या देखना है कि इसके बाद हमें पेयरिंग करना है। तो पेयरिंग करते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो हम पेयर को 2 के पावर के फॉर्म में लेंगे, या तो 16 या 8 या फिर 4 या फिर 2। पेयरिंग किसकी करना है, जो भी अभी आपने 1 फिल किया है उसकी पेयरिंग करना है। तो पेयरिंग करने के लिए सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स हमें पेयर करना है। जैसे अगर 4 वेरिएबल के मैप है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कितने होंगे, 14। अगर 14 वंस नहीं है उसमें तो फिर हम किस पे जाएंगे, 8 पे। और अगर 8 का पेयर भी नहीं बन रहा है तो किस पे जाएंगे, 4 पे। और 4 का भी नहीं बन रहा है तो किस पे जाएंगे, 2 पे। तो याद रखना है हायर टू लोअर जाएंगे हम, और लास्ट में सबसे छोटा पेयर बनाएंगे। अब पेयरिंग करने पर मिलने वाली प्रोडक्ट टर्म या तो प्राइम इम्प्लीकेंट होती है या फिर इसेंशियल प्राइम।
या यहाँ पर या नहीं आएगा, मतलब सारी टर्म्स प्राइम इम्प्लीकेंट्स ही होती है, पर उनमें से कुछ टर्म्स इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होती है। अब ये टर्म्स कहाँ से आई? जब हम पेयरिंग करते हैं तो पेयरिंग करने के बाद हम फाइनल कॉमन टर्म्स निकालते हैं, और वो सभी टर्म्स या तो प्राइम इम्प्लीकेंट होती है, प्राइम इम्प्लीकेंट सभी होती है, और उनमें से कुछ इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट भी होती है। ठीक, तो प्राइम इम्प्लीकेंट उसमें से हम किसको कहते हैं? सभी को प्राइम इम्प्लीकेंट कहते हैं। लेकिन इसेंशियल और प्राइम में क्या अंतर होता है, वो हम यहाँ से समझ सकते हैं। देखिए, अब पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, और उस इक्वेशन के थ्रू हमने ये के मैप डिज़ाइन कर लिया। हमारे पास मीन टर्म थी 0, 1, 3, 6, 7। ठीक है, तो हमने इन मीन टर्म्स के बेस पे 1 को फिल कर दिया सबसे पहले के मैप में। अब इसको फिल करने के बाद हम इसकी पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है कि सारे 1 को हमको कवर करना है। तो हमने स्टार्ट किया, सबसे पहले हमने ये एक पेयर बनाया, ठीक है, फिर ये एक पेयर बनाया, ठीक है। अब ये एक 1 बच गया, तो इसको हमने ऐसे पेयर कर दिया, ठीक है। अब सारे 1 तो कवर हो गए, लेकिन हमारा एक पेयर ये भी बन सकता है, ठीक है। कैसे? देखिए, एक, 2, 3 सारे 1 कवर हो गए, लेकिन अब अगला पेयर कहाँ बन सकता है? यहाँ पे। ये अगला पेयर एक और बन सकता है हमारा, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ सारे 1 कवर करना है, पर पेयर तो ये भी बन सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि ये सारे जो पेयर बने वो हमारे थे प्राइम इम्प्लीकेंट। क्या थे? प्राइम इम्प्लीकेंट। तो हमारे 4 पेयर टोटल बने, तो वो हमारे थे प्राइम इम्प्लीकेंट। लेकिन इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वो प्राइम इम्प्लीकेंट होता है जिसमें कम से कम एक ऐसा 1 हो जो कि सिर्फ एक ही बार पेयर हुआ हो, जो कि सिर्फ एक ही बार पेयर हुआ हो। ये देखिए, कम से कम एक ऐसा 1 हो जो कि सिर्फ एक ही बार पेयर हुआ हो। देखिए, जैसे यहाँ पे ये वाला जो पेयर है उसका ये 1 एक ही पेयर में आया है, इसका मतलब ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। और ये वाला पेयर है, इसका ये वाला 1 भी एक ही पेयर में आया है, मतलब ये भी इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट है। पर ये दोनों 1 इस पेयर में और इस पेयर में जो 1s हैं, इसमें और इसके दोनों 1 दो पेयर में आए हुए हैं, इसलिए ये इसेंशियल नहीं है, ये सिर्फ प्राइम इम्प्लीकेंट है। तो यहाँ पर इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट 2 हैं और प्राइम इम्प्लीकेंट 4 है। अब ये प्राइम इम्प्लीकेंट हमने लिखे कैसे हैं? देखिए, यदि हम इस पेयर की बात करते हैं तो इसके लिए x की वैल्यू क्या है? x मतलब 1 है यहाँ पे, और यहाँ 0 होती है इस पूरी रो के लिए। तो x की वैल्यू क्या है? x। और y की वैल्यू क्या है? ऊपर से देखें, कॉमन वैल्यू y की, इसके लिए यहाँ देखना पड़ेगा। दोनों में हमें दिख रहा है y है, मतलब y कॉमन है, तो हमने क्या लिखा? y। लेकिन z कॉमन नहीं है, एक के लिए z है और एक के लिए z बार है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई? xy। वैसे ही अगर इसकी बात करें इस पेयर के लिए, तो x की वैल्यू तो दिख रही है, दोनों के लिए x बार है, ये हो गई x बार। y की वैल्यू ऊपर से देखना पड़ेगी,
यहाँ से दोनों में y कॉमन है y बार, तो हमने लिख दिया y बार। लेकिन z कॉमन नहीं है, एक के लिए z बार है और एक के लिए z है, तो इसलिए z नहीं आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमने ये इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट और प्राइम इम्प्लीकेंट फाइंड आउट कर लिया। अब ये फाइंड आउट करने के बाद हमारा फाइनल काम बचता है इक्वेशन लिखना, कुछ इस टाइप से, क्योंकि मिनिमाइज ही करना था हमको इक्वेशन को। तो हमारी पहले इक्वेशन कुछ ऐसी थी कि उसमें मीन टर्म्स थी f ऑफ x y z बराबर कौन कौन सी मीन टर्म थी, 0 1 3 और 6 और 7, ये 5 टर्म्स हमारे पास थी। उसको हमने पहले 1 को एंट्री की के मैप में और उसको मिनिमाइज करके कुछ ऐसे लिखा। कैसे लिखा देखिए, हमने पेयर बना लिया। पेयर के बाद हमको देखना है कि सारे 1 कवर हो रहे हैं कि नहीं, तो हमारे 3 पेयर में सारे 1 कवर हो रहे हैं, 1 2 और 3। इस पहले पेयर के लिए हमारी टर्म कॉमन टर्म आ रही है x बार y बार, और इस दूसरे पेयर के लिए हमारी कॉमन टर्म आ रही है y z। क्यों आ रही है? क्योंकि इस पूरे कॉलम के लिए y और z 1 1 है, लेकिन x तो एक बार x बार है और एक बार x है, इसलिए इसकी वैल्यू कॉमन वैल्यू क्या होगी, yz। और थर्ड टर्म के लिए x की वैल्यू x है और yz में क्या कॉमन है, y कॉमन है, ऊपर से देख सकते हैं। तो हमने y की वैल्यू y लिखी, तो ये हमारी थर्ड टर्म हो गई। वैसे ही ये तीनों टर्म को हमने सम के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि ये हमारा कौन सा एक्सप्रेशन है, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक, आगे चलते हैं। अब हम मेनली एग्जांपल्स देखेंगे। अभी तक की पूरी थ्योरी आपको सम अप करनी है और उसके बाद ये एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा 2 वेरिएबल के मैप। आपको फाइनली क्वेश्चंस कैसे दिए जाएंगे, कुछ ऐसे दिए जाएंगे कि आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें आपको दिखाया आपके पास कितने वेरिएबल है, 2, 1 और 2, और वो फंक्शन कुछ ऐसा है। और उस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मीन टर्म्स के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये 1 2 और 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 की वैल्यू होती है 0 1, 2 की वैल्यू 1 0 और 3 की वैल्यू 1 1। तो 0 1 मतलब a बार b, तो ये रहा आपका a बार b। फिर 2 1 0 2 मतलब a और b बार, तो a b बार आपका ये रहा 2। फिर थर्ड है 1 1 मतलब 3, तो 1 1 मतलब a और b, तो a b आपका ये रहा। कहने का मतलब ये होता है कि या तो इक्वेशन आपको मीन टर्म के फॉर्म में ऐसे दी जाएगी या फिर ऐसे दी जाएगी। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने रूल्स में देखा था कि हमको देखना है कितने वेरिएबल है। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल 2 हैं, तो हमको पता चल गया कि नंबर ऑफ़ सेल्स 4 है, इसलिए हमारा के मैप कुछ ऐसा बनेगा। के मैप बनाने के बाद हमको इसमें 1 की एंट्री करना है। 1 की एंट्री हम कहाँ करेंगे, हमारी मीन टर्म्स पे। ठीक है, मीन टर्म्स पे करेंगे। मीन टर्म्स पे हमारी 1 2 3 है, तो 1 हमारा कहाँ पे आएगा, 1 आएगा हमारा यहाँ पे, 2 आएगा यहाँ पे और 3 यहाँ पे। तो इन तीनों जगह आपको 1 1 लिखना है। ये आप लेवलिंग से देख सकते हैं कि 0 कहाँ
पे है, 1 कहाँ पे, 2 कहाँ पे और 3 कहाँ पे। इन तीनों सेल्स में आपको 1 1 फिल करना है। 1 1 फिल करने के बाद हमको पेयरिंग करना है। पेयरिंग करने के लिए देखिए आप, यहाँ पे हमने पेयरिंग की है। पेयरिंग के लिए हमारे पास 3 1 है। 3 1 के लिए हम सबसे पहले 4 सेल मैक्सिमम है इसमें, तो क्या 4 1 है? नहीं है, इसलिए हम 4 का पेयर नहीं बना सकते। 3 का बनता नहीं है, तो हम कितने का बनाएंगे? 2 2 का। 1 2 का पेयर ये बनेगा, ठीक है, और 1 2 का पेयर ये बनेगा। अब इस पेयर के लिए हमको कॉमन टर्म लिखनी है, ए और बी में क्या कॉमन है। तो देखो, इस पूरे पेयर के लिए ए की वैल्यू कितनी है? 1, तो इसलिए हमने लिख दिया ए। लेकिन इन दोनों 1 के लिए बी की वैल्यू कॉमन नहीं है। एक के लिए बी बार है और एक के लिए बी है, तो हम इसके साथ बी की कोई टर्म नहीं लिखेंगे, प्लस लगाएंगे। अगले पेयर के लिए टर्म लिखेंगे। अगला पेयर कौन सा है? ये वाला। इसके लिए ए की कोई कॉमन वैल्यू है क्या? नहीं, इसके लिए ए बार है और इसके लिए, इस 1 के लिए ए है। लेकिन बी की कॉमन वैल्यू बी है, इसलिए हमने प्लस में क्या लिखा? बी। तो ऐसे करके हमने इस इक्वेशन के लिए मिनिमाइज इक्वेशन ये निकाल ली। अगर वैसे ही हमारे पास कोई 3 वेरिएबल इक्वेशन है, जैसे ये, तो इसके लिए पहले हमने देखा 3 वेरिएबल है, मतलब 8 सेल का के मैप बना लिया। वो बनाने के बाद हम 1 की एंट्री करेंगे। 1 की एंट्री कहाँ कहाँ करेंगे? 0 और 4th पोजीशन पे। ये 0th है और ये 4th है, या फिर यहाँ से देखना पड़ेगा आपको 0 और 4। हर जगह आपको ये दोनों नहीं देंगे। ये देखो, यहाँ पे जैसे सिर्फ मीन टर्म दी हुई है, ABC के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है। तो आप 1 की एंट्री करेंगे। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक पेयर बन रहा है। इस पेयर, एक ही पेयर बन रहा है, सिर्फ 2 1 है, ठीक है। 4 तो है नहीं जो 4 का बनाते, या 8 है नहीं जो 8 का बनाते हैं। 2 का बनाया है। 2 का बनाने के लिए इसके बाद इसके लिए कॉमन टर्म कौन सी है हमारी? ABC में से, वो देखेंगे। ए कॉमन है क्या इन दोनों के लिए? इसके लिए ए बार है और इसके लिए ए है। ए कॉमन नहीं है, लेकिन इसके लिए बी और सी की क्या वैल्यू है? 0 0। दोनों 1 के लिए BC की क्या वैल्यू है? 0 0। तो इसलिए 0 0 मतलब बी बार और सी बार, ठीक। अब एक से ज़्यादा पेयर है ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस में कोई और टर्म नहीं आएगी, सिर्फ सिंगल टर्म आएगी। सेकेंड वाले एग्जांपल में देखते हैं। 4 मीन टर्म है, 0 1 4 5। के मैप बना के चारों की एंट्री कर दी। एंट्री करने के बाद अब पेयरिंग करना है। पेयरिंग कैसे करेंगे? 8 1 नहीं है तो 8 का पेयर नहीं बनेगा। 4 1 है तो देखते हैं 4 का बन रहा है क्या? हाँ, 4 का बन रहा है। 4 का पेयर ऐसा बनेगा। ये बनाने के बाद हम देखेंगे कि इसमें कॉमन वैल्यू कौन सी है। देखो, इन चारों 1 के लिए ए की कौन सी कॉमन वैल्यू है? कोई है क्या? नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले 2 के लिए 0 है, नीचे वाले 2 के लिए 1 है। लेकिन बी और सी की कॉमन वैल्यू है क्या? हाँ है। देखो, इन दोनों के लिए भी बी की वैल्यू 0 है और इन दोनों के लिए भी बी की वैल्यू 0 है। तो 0 मतलब बी बार। लेकिन सी की वैल्यू कॉमन है क्या? इसके लिए 0 है और इसके लिए 1 है, नहीं है कॉमन। तो इसलिए डॉट में सी नहीं आएगा और ए भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा? बी बार। और इसके अलावा कोई पेयर भी नहीं है, इसलिए प्लस में कोई सी भी टर्म नहीं आएगी। तो हमारा आंसर आ गया, फंक्शन की वैल्यू बी बार। वैसे ही ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ये वाला और ये वाला। इसमें आप देख सकते हैं कि 4 1 मिले हैं हमको, चारों का एक ही पेयर बन जाएगा। और इन चारों के लिए सिर्फ ए की वैल्यू कॉमन है, ए बार, इसलिए हमने ए बार लिखा। बी और सी की चारों के लिए कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं है, इसलिए डॉट में कुछ भी नहीं आएगा।
और एक ही पेयर है इसलिए प्लस में भी कुछ नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि जितने पेयर होते हैं उतनी प्लस में टर्म्स आती हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर है इसलिए यहाँ पे कितनी टर्म आई, एक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो मीन टर्म है 0 और 2, इनकी एंट्री कर दी 0 और 2। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है और आपको बताना है कि f की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, सिंगल टर्म आएगी क्योंकि एक ही पेयर बन रहा है। अब इसमें पेयर कैसे बन रहा है, देखिए ऐसे बन रहा है पेयर, ऐसे भी पेयर बन सकता है क्योंकि ये दोनों 1 पास पास है, इनमें एक कॉमन वैल्यू मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको a की वैल्यू ऐसे कॉमन देखना है और b की वैल्यू यहाँ पे BC और यहाँ पे BC में से क्या कॉमन दिख रहा है वो देखना है। ठीक है, चलिए मैं बता ही देता हूँ। a की वैल्यू दोनों के लिए कॉमन है, मतलब कितनी है, 0, मतलब a बार। फिर डॉट b की वैल्यू देखो, दोनों सेल के लिए, एक के लिए 0 एक के लिए 1 तो कॉमन नहीं है, और c की एक के लिए 0 दूसरे के लिए भी 0 मतलब c बार। तो f बराबर क्या आ जाएगा, a बार डॉट c बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे मीन टर्म्स की एंट्री करी के मैप में। मेन आपको देखना है कि आपको पेयर कैसे मिल रहा है। तो आपको इसमें 4 1 दिख रहे हैं, तो 4 1 का पेयर आपको मिल रहा है, ऐसे और ऐसे। पेयर बनाने के लिए हमको ये ध्यान रखना है एडजेसेंट 1 होने चाहिए। अब ये दोनों 1 इधर से और इधर से पास में है, तो इसलिए इनमें कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए भी आपको f की वैल्यू निकालनी है, ये आपके लिए एक असाइनमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे, यहाँ पे आपको f बराबर दिया है मीन टर्म्स में 0 1 2 3 4 6। तो सबसे पहले 3 वेरिएबल का के मैप बनाया हमने, उसमें 0 1 2 3 4 और 6 प्लेस पे 1 लिखा। अब देखो इसमें 8 1 है क्या, नहीं है, तो 8 का पेयर तो नहीं बन सकता, लेकिन 4 से ज़्यादा 1 है तो 4 के पेयर बनेंगे। सबसे पहले एक पेयर ये बनाया। ठीक, ये बनाने के बाद आपके नीचे वाला ये 1 और ये 1 बच गया। ठीक है, तो इसका भी पेयर बनाएंगे। अब सिर्फ 2 1 बचे, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 का पेयर बना देंगे। भाई आप तो ऐसा बोल दो कि सर एक काम करो, ये ऐसा और ऐसा पेयर बना, ऐसा नहीं होता। अगर एक 1 भी बना है तो कोशिश ये करनी है कि उस 1 को मैक्सिमम सेल के साथ पेयर करें। तो मैक्सिमम सेल के साथ कैसे पेयर करेंगे, 4 का बना सकते हैं क्या इन दोनों के लिए अपन, हाँ बना सकते हैं, ऐसे और ऐसे। इस पेयर में आपके ये जो दोनों 1 बचे थे ये भी कवर हो गए। ठीक है, तो 2 पेयर बन गए आपके, एक तो ये बन गया और एक ये। तो जब आप फंक्शन लिखेंगे तो उसमें आपकी 2 टर्म आएगी। ठीक है, 2 प्रोडक्ट टर्म आएगी, दोनों आपको निकालनी है। एक इस पेयर के लिए निकालनी है कॉमन और एक इसके लिए। ठीक है, ये आपके लिए असाइनमेंट है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे 4 वेरिएबल के मैप। 4 वेरिएबल के मैप, अभी तक हमने क्या देखा, 2 और 3 वेरिएबल के मैप। आपकी एग्ज़ाम्स में 4 वेरिएबल के मैप पूछा जाता है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया, कैसे दिया जाएगा कि भैया आपके पास एक फंक्शन है f जिसकी मीन टर्म्स में वैल्यू ये है और इसको आपको सिंप्लीफाई करना है इस बूलियन एक्सप्रेशन को। तो आप कैसे करेंगे, क्या कॉमन लेंगे, कॉमन कैसे लेंगे,
आपको उसके लिए पहले ABC वेरिएबल के फॉर्म में फंक्शन लिखना पड़ेगा और बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगी। तो हम इसको किससे सॉल्व करेंगे? के मैप से। के मैप से कैसे करेंगे? दिख रहा है कि 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल का के मैप बना लिया। अब के मैप बनाने के बाद हमने इसमें हमको एंट्री करना पड़ेगी 1 की। कहाँ करनी पड़ेगी? इन सारी पोजीशंस पे 2 0 2 4 5 6 7 8 10 13। तो देखिए मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ भी है 0, यहाँ पे 1 लिखेंगे आप, 2 पे 4 पे ये लिखे हुए ना 1 मैंने 0 2 4 ऐसा साइड में लिखा हुआ है। तो इन सभी जगह आप क्या लिखेंगे? 1। ठीक है। अब 1 लिखने के बाद आपको क्या करना है? पेयर करना है। तो पेयर करने के लिए आप सबसे पहले देखेंगे कि भैया इसमें क्या 16 1 एक साथ हैं क्या? नहीं है। उसके बाद 8 है क्या? 8 हैं, लेकिन 8 का पेयर बन सकता है क्या? कहीं भी आप देख लो, ऐसा पेयर अपन बनाए अगर 8 का, तो यहाँ पे 1 नहीं है दोनों जगह, तो 8 का नहीं बनेगा। तो इसलिए 8 का पेयर कहीं भी नहीं बन रहा। फिर क्या 4 का बन रहा है? हाँ 4 का बन रहा है। कैसे बन रहा है? देखो बीच में ये 4 का एक पेयर बन रहा है, ये 4 1 तो गए। अब आपके पास 3 इधर और 3 इधर 1 बचे हैं। इनको कैसे कवर करें? क्या 6 का बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो कितने का बनाएंगे? 4 का। एक 4 का तो ऐसे बना लेंगे। ठीक है। अब 2 और 1 बचे नीचे वाले, तो इनके लिए क्या 2 का बना दे? नहीं, इनके लिए भी कोशिश करेंगे 4 का बनाने की। कैसे बनाएंगे? देखो ये 2 1 बचे, तो इनके पास यहाँ पे तो 1 है नहीं, यहाँ 1 होते तो अपन ऐसा बना देते। लेकिन अब कैसा बनाएंगे? ये वाला 1 लेंगे, ये लेंगे, ऊपर वाला 1 लेंगे और ये वाला लेंगे, तो ये 4 का एक पेयर बन गया। अब इन 4 4 के हमारे पास ऐसे कितने पेयर हो गए? 3। 1 2 आपका दिख रहा है और तीसरा ये वाला। ठीक है, 3 पेयर हो गए। मतलब आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा उसमें आपकी कितनी टर्म आएगी? 3 टर्म, 1 2 और 3। ठीक है। अब ये तीनों टर्म कैसे आई? तो आपको पता है एक बार पेयरिंग हो जाए उसके बाद तो हमें सिर्फ देखना है कि उस पेयर में कौन कौन से वेरिएबल्स कॉमन आ रहे हैं। तो जैसे एक ये वाला आपके पास पेयर है, इसमें आपको चारों वेरिएबल के लिए देखना है कौन कौन से कॉमन है। तो इन चारों 1 के लिए आप देखिए ए की वैल्यू क्या है, कुछ कॉमन है क्या? ऊपर वाले 2 के लिए 0 है, नीचे वाले 2 के लिए 1 है, तो नहीं है। बी की वैल्यू कॉमन है, हाँ है, ऊपर वाले के दोनों के लिए 1, नीचे वाले दोनों के लिए 1, तो बी क्या आ गया आपका? कॉमन इस पेयर के लिए। इधर से देखें, यहाँ से सिर्फ डी कॉमन है, तो बी डॉट डी आ गया। एक पेयर के लिए हमारा काम हो गया, डी है, बी डॉट डी। प्लस दूसरे पेयर के लिए देखें, दूसरा पेयर कौन सा है? ये वाला मान लीजिए। इसके लिए ए कॉमन है क्या? हाँ है, 0 है, मतलब ए बार। बी कॉमन है? नहीं है, ऊपर 0 नीचे 1। फिर इधर और इधर से सी डी की कॉमन वैल्यू देखिए, सी एक जगह 0 एक जगह 1 कॉमन नहीं है, डी एक दोनों जगह 0 मतलब डी बार, तो हो गया ए बार डॉट डी बार। अब तीसरा पेयर बचा। ठीक है, तीसरा पेयर कौन सा है हमारा? ये और ये। तो 2 टर्म तो हमारी ये आ गई। अब तीसरी टर्म के लिए हमें देखते हैं, तीसरी टर्म इस पेयर से मिलेगी। तो इसके लिए देखिए इस पूरी लाइन में और इस पूरी लाइन में ए की वैल्यू कॉमन है? नहीं है, 0 और 1 है।
बी की वैल्यू 0 0 है, मतलब बी कॉमन है, क्या है, बी बार। ठीक है, और सी डी की वैल्यू यहाँ से और यहाँ से देखिए क्या कॉमन है, डी कॉमन है, मतलब डी बार। तो हमारी थर्ड टर्म क्या आ गई, बी बार डी बार। और बी डी कहाँ से मिला था हमको, बी डी हमको मिला था इस वाले पेयर से। और जो एक और हमारी सेकेंड टर्म ए बार डी बार कहाँ से मिली थी, ए बार डी बार मिली थी इस वाले पेयर से। तो इस टाइप से ये सॉल्व हुआ और मिनिमाइज एक्सप्रेशन हमारा आया इस फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, इसमें भी आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और बोला हुआ है कि इसको आप सॉल्व कीजिए। तो पहले आपको के मैप देखना है, 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल का के मैप बनाना है। फिर आपको पेयरिंग कर नंबर्स लिखना है, 1 लिखना है, कहाँ कहाँ पे लिखेंगे, जो मेन टर्म्स दी हुई है। उसके बाद आपको पेयरिंग करना है। पेयरिंग भी मैंने बताई हुई है, 1 2 और 3 ऐसे पेयर आपके बने हैं। एक ऐसा है, ठीक है, एक ये पेयर बना है और एक ये पेयर बना है। ये साइड में मैंने बताए हुए हैं 1 2 3, तो आपको पता चल जाएगा 3 पेयर कौन से हैं। फिर इन तीनों पेयर से आपको इस टाइप से 3 प्रोडक्ट टर्म निकालनी है, जो कि आपका आंसर होगा। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, एक बार आप इसको सॉल्व करके देखिएगा आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आपका एक बेसिक के मैप कवर कर देता है, जिसमें आपके के मैप के एग्ज़ाम्स लेवल से जो बेसिक मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं वो सारे कवर हो जाते हैं। अब इसके बाद 2 क्वेश्चंस मैंने और दिए हुए हैं, इनको आपको ट्राई करना है, पहला और दूसरा। इसमें ट्राई करते टाइम आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है कि अभी तो हमने नॉर्मली कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, हमने ऐसे किए हैं कि मान लो 2 वेरिएबल है तो हमको ए बी प्लस बी बार ए बार कुछ ऐसे इक्वेशन मिली है, मतलब फुल मिन टर्म्स के फॉर्म में इक्वेशन मिली है। पर यदि आपको मैं इक्वेशन कुछ ऐसे दूं, ए प्लस ए बार बी बार, मतलब एक टर्म में आपकी बी वाली लिटरल नहीं है, तो आप उसकी एंट्री के मैप में कैसे करेंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको वहाँ पे आ सकती है। तो आपको ये करना है इसके लिए कि जैसे आपकी मान लीजिए ये इक्वेशन दी हुई है, इसमें 3 वेरिएबल है, तो पहली टर्म में एक सी वेरिएबल गायब है, दूसरी में तीनों हैं और तीसरी में 2 वेरिएबल गायब है, ए और बी। तो आपको जब इसमें आप इसकी एंट्री आप करेंगे के मैप में, तो कैसे करेंगे, आप देखेंगे ए कहाँ पे 1 है और बी कहाँ पे 1 है। मतलब इस पूरी लाइन में ए 1 है, तो इस पूरी लाइन में बी कहाँ 1 है, आप ये देख लीजिए। बी एक तो यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो हमने दोनों जगह क्या लिख दिया, 1 और 1। ठीक, इस टर्म का काम हो गया। अब सेकेंड टर्म, इसमें तो तीनों लिटरल्स दिए हुए हैं, ए बी सी। ए बी सी कहाँ है, यहाँ पे, ए यहाँ पे 1 है और बी सी यहाँ पे 1 है, तो ये वाली टर्म हो गई। अब थर्ड टर्म क्या है, सी बार। तो हमें ये देखना है कि सिर्फ सी बार कहाँ मिल रहा है हमको। सी बार मतलब सी की वैल्यू 0, तो सी बार इस लाइन में है, ठीक है, और इस लाइन में है। तो इन दोनों सेल्स में आपको 1 लिखना है और इन दोनों सेल्स में आपको 1 लिखना है। तो इस टाइप से आप अपना के मैप की वैल्यू पूरी कर सकते हैं। तो ये जो 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, यहाँ पे आपको
4 वेरिएबल के मैप में इन दोनों टर्म्स का ध्यान रखना होगा, यहाँ पे और इस टर्म का भी। ट्राई कीजिएगा, बनता है तो ठीक है, अदरवाइज आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इसमें एक फोर्थ वेरिएबल हमारे पास नहीं है, तो फोर्थ वेरिएबल ना होने से हमको सीधे ये देखना पड़ेगा कि बी और सी बार डी बार कहाँ पे है, और उस प्लेस पे हमको सीधे 1 लिखना पड़ेगा। मतलब ये टर्म आपको 1 से ज़्यादा 1 देगी, ये भी 1 से ज़्यादा 1 देगी, और ये भी 1 से ज़्यादा 1 देगी। इसी टाइप से आपको दूसरा क्वेश्चन भी करना है, और इसमें लेकिन आपको एक भी जगह ऐसा नहीं है कि 4 वेरिएबल से कम दिख रहे हैं किसी भी मीन टर्म में। ठीक है, तो ये हमारा के मैप पे पार्ट 1 था। इस पूरे पार्ट को आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए, जो बीच में असाइनमेंट मैंने दिए हैं वो कंप्लीट कीजिए, अपने कॉपी में नोट्स बनाइए, और उसके बाद फिर कुछ डाउट आता है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।